सीयूईटी 2025 को कर रहे हैं टारगेट और पॉलिटिकल साइंस है आपका एक डोमेन सब्जेक्ट। तो आपको जानने की जरूरत है कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। आपको जानना है कि उसका सिलेबस जो है एनसीईआरटी कंप्लीट रहती है या फिर सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस से चलती है। जो कैंसल्ड एनसीईआरटी है क्या वो भी आता है। सिलेबस के हिसाब से चैप्टर वाइज ट्रेंड्स क्या चलते हैं, कौन से चैप्टर्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन और किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्या रहा है पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड्स। ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि तैयारी से पूर्व आपको उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं अमित तिवारी, आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस मेंटर। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस का डिटेल सिलेबस रखूंगा। ठीक है, तो इस सीरीज ऑफ वीडियो में सबसे पहले आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा। उसके बाद इस सिलेबस का ट्रेंड एनालिसिस मैं दूंगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि पिछले 3 सालों में किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं और वो जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं। वो सिंगल चॉइस रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड रहे हैं या फिर एक्सर्जन रीजनिंग के रहे हैं, केस स्टडी के रहे हैं, पैराग्राफ बेस्ड रहे हैं, इमेज बेस्ड रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं, उन सब पे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे सीरीज में आप लोग जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं, जो कि कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस है। सबसे पहले तो कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर क्या होनी चाहिए? क्लियर ये होनी चाहिए कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में बाबू डिफरेंस होता है। अभी भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा तो पॉलिटी डोमेन है। बाबू, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे साइंस एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आते हैं, उसी तरह पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर में हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं। पॉलिटी बेसिकली क्या होता है? पॉलिटी एक होता है सब्जेक्ट जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चरल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है दो बुक्स। एक है आपका कौन सा? कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरा है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का, कि 1947 के बाद इंडिया के हालात क्या थे। तो पॉलिटी बेसिकली आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिबेट रहता है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी ही चलेगा या फिर अपडेटेड रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। मैं लास्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बताता हूं। बहुत सारे बच्चे बताने के बाद भी क्या किए, उनके स्कूल में जो बोर्ड में सिलेबस चल रहा था उस सिलेबस पे के सिलेबस क्या था कि कुछ चैप्टर्स डिलीटेड थे। जैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो आपका कोल्ड वॉर ही वहां से क्या था? कोल्ड वॉर ही वहां से डिलीटेड था। लेकिन यहां पे कोल्ड वॉर से क्वेश्चन आया। तो यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका कंप्लीट सिलेबस आता है, आपका एक चैप्टर भी नहीं कटता है। अभी सिलेबस दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, सिलेबस एनालिसिस करेंगे और ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको बताया वो दिखाएंगे। तो पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस कहता है भैया पॉलिटी से हमें अपने में मत मिलाओ, हम आपसे अलग हैं। ठीक है, अब कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो बुक नंबर 1 है उसके क्या क्या है? सबसे पहले कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा जो है वो दिखाता है कि कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1945 से बदलती है। हम दो बुक पढ़ेंगे और दोनों को टाइमलाइन से देखेंगे। कोल्ड वॉर एरा में हम लोग देखेंगे कि पोस्ट 1945 कैसे जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक तरफ हमारा यूएसए रहता है और दूसरे तरफ यूएसएसआर रहता है। सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं कि लगता है कि अब न तब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि पीक पॉइंट रहता है। ठीक है, तो इस कोल्ड वॉर में हम लोग उसके सारी चीजों को देखेंगे कि कॉजेस क्या थे, फिर ये जो है मेन इवेंट्स क्या क्या हुए, इंडिया का क्या उसमें पार्ट था, इंडिया का कोल्ड वॉर में क्या था, नैम का स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं। फिर हम लोग आते हैं इसी के एकदम एक्सटेंशन वाले पार्ट में, जो कि बोर्ड में आपका कोल्ड वॉर खत्म है और आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और एक चीज बता दूं, अगर बच्चे ने जो है कोल्ड वॉर नहीं पढ़ा तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसके लिए समझ में ही नहीं आएगा ना। उसको समझने के लिए कोल्ड वॉर जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसी का पार्ट 1 है। जैसे बाहुबली की मूवी आई, बाहुबली 1, बाहुबली 2, तो बाहुबली 2 को जानने से पहले 1 देखना पड़ेगा। तो वही वाला पार्ट है। ठीक है, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हम लोग देखते हैं कि ये जो दो पार्ट में पूरा वर्ल्ड बटा हुआ था कैसे वो खत्म होता है, कैसे माइटी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट होता है और यूएसएसआर की जगह लेता है रशिया। ठीक है, ये सब देखेंगे। फिर इंडिया रशिया का रिलेशंस देखेंगे और भी चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर एरा में यूएसए यूएसएसआर दो सबसे बड़े सुपर पावर्स थे, तो जैसे यूएसएसआर खत्म होता है, डिसइंटीग्रेट करता है, तो अकेला जो है यूएसए बनता है, बचता है पूरे इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। उसकी हेजमनी रहती है, और ऐसी नहीं है कि उसकी हेजमनी 1991 में यूएसएसआर के खत्म होने के बाद आती है। कहता है कि उसकी हेजमनी 1945 से ही चालू हो जाती है। ठीक है, तो उसके हेजमनी को देखेंगे, कितने तरह के हेजमनी होती है वो सारी देखेंगे। फिर देखेंगे कि क्या बस यूएसए ही बड़ा प्लेयर रहता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और उसी के एक्सटेंशन में आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, कि यूएसए की खुद की पॉलिटिक्स क्या करती है। खुद की पॉलिटिक्स जो है उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालती है, और अल्टरनेट सेंटर्स बनने लगते हैं पावर्स की, शक्ति के जो है और वैकल्पिक केंद्र बनने लगते हैं, जहां पे हम देखते हैं चाइना का राइज होता है, यूरोपियन यूनियन का राइज होता है, एशियान बनता है, सार्क बनता है। इन सारी चीजों को देखेंगे, और उसी को देखेंगे कंटेम्पररी साउथ एशिया में। जो हमारा साउथ एशिया है, हम लोग का पार्ट है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, ये वाले एरिया में कैसे यहाँ पे सार्क बनता है, इनका रिलेशंस क्या रहता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसी के एक्सटेंशन के लास्ट में देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इन सारे के बारे में, ठीक है, आईएईए के बारे में देखते हैं यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। फिर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, की सुरक्षा जो होती है वो कितने तरह की सुरक्षा होती है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी था, वो कैसे कंटेम्प्ररी सिक्योरिटी से अलग है। आज जो है सुरक्षा हमें चाहिए आतंकवाद से, हमें भूखमरी से सुरक्षा चाहिए, हमें जो है कोरोना जैसे महामारी से चाहिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बस सुरक्षा जो है बाहरी सुरक्षा हुआ करती थी, ठीक है। तो इससे हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, कैसे इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं भैया हमें पता नहीं था कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो जो है बहुत खतरनाक होगा, अब आपको कम करना चाहिए। तो इसकी भी पॉलिटिक्स देखेंगे, कोयोटो प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, और आखिरकार ग्लोबलाइजेशन को देखेंगे कि किस तरह से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। इस ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूं तो आपका कोल्ड वॉर से लेकर के कंटेम्पररी साउथ एशिया तक, कोल्ड वॉर से लेकर के कंटेम्पररी साउथ एशिया तक जो है क्या है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। फिर पार्ट 2 में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। यहां पे हम लोग देखते हैं 1947 के बाद से कि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जब इंडिया आजाद होता है तो वहां पे 3 चैलेंजेस रहते हैं। पहला, इंडिया को यूनाइट करने का, 565 रियासतों में बटा भारत को एक भारत बनाने का। दूसरा, कि उस भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने का। और तीसरा, उस भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने का। तो यही पहले 3 चैप्टर हैं, जहां पे पहले में हम देखते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जहां पे हम लोग राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या भारत में जो है 565 रियासतों को इकट्ठा करना आसान था, जम्मू कश्मीर की क्या हालत थी, जूनागढ़ की क्या हालत थी, हैदराबाद की क्या हालत थी। फिर हम देखते हैं कि जब हम एक हुए तो फिर बात आई कि हम भारत को कितने हिस्सों में बांटें, क्या भाषा के आधार पर बांटें। अगर भाषा के आधार पर बांटेंगे तो अभी अभी तो देश जो है धर्म के आधार पर बटा है। उन सारी चीजों को देखेंगे। पुट्टी श्री रामल्लू के उस आंदोलन को, आंध्र प्रदेश के विशांतरा मूवमेंट को देखेंगे, फर्स्ट में देखेंगे। फिर देखेंगे कि उसके बाद पहला चुनाव होता है और लगातार 3 चुनाव में किस तरह से कांग्रेस का डोमिनेंस रहता है, जिसको हम लोग एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। हर जगह, केंद्र में, राज्य में, हर जगह कांग्रेस की सरकार रहती है। लेकिन 1964 के बाद कांग्रेस की स्थिति डगमगाती है, और 65 के बाद जो है जैसे ही जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर करते हैं हालात और खराब हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, कि किस तरह से जो है हमारे यहाँ पे आर्थिक स्थितियों को लिया गया, कि हम लोग कैसे जो है अपने यहाँ पे अपने जो एरियाज हैं डेवलपमेंट के उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक। उसके बाद जो है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, कि इंडिया का जो है अपने विदेशी देशों से, चाहे यूएसए हो, यूएसएसआर हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इन सारे देशों से इंडिया का रिलेशन क्या था। यहां पे पाकिस्तान, चाइना, इन देशों को, श्रीलंका को हम लोग मेजरली टैकल करेंगे, इनके साथ हमारे रिलेशंस को देखेंगे, और बहुत डीप रिलेशंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में पहले 3 इलेक्शन को देखा।
फिर देखा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद किस तरह से कांग्रेस लड़खड़ाती है, कांग्रेस गिरती है, और उस कांग्रेस को गिरते हुए कांग्रेस को उठाने की जिम्मेदारी किसी और के पास नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी के पास आती है। और जिसको लोग गूंगी गुड़िया के नाम से स्थापित करते हैं, वो भारत की ऐसी महिला प्रधानमंत्री बनती हैं जो बांग्लादेश नाम एक नए देश का गठन करती हैं, पाकिस्तान को 2 भागों में बांटती हैं। चाहे वो आप गोल्डन टेम्पल का एक्शन हो, ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, उन सारी चीजों का हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग क्राइसिस इन डेमोक्रेटिक ऑर्डर की उस पूरे टेन्योर में इमरजेंसी नाम का एक जो धब्बा कांग्रेस के ऊपर लगता है, वो शायद इतिहास में न अब तक मिट पाया है न मिट पाएगा, जहां संविधान के साथ जो जो चीजें होती हैं उन सारी चीजों को देखा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट की, कि इन सारी चीजों के बीच में जैसे हमारे यहाँ पे चल रहा है, इंडिया चल रहा होता है, उस जगह जगह पे क्या होता है, मूवमेंट्स आते हैं, चाहे वो दलित मूवमेंट हो या फिर देसी शराब के अगेंस्ट हो, हर जगह मूवमेंट्स राइज होते हैं। उन मूवमेंट्स से कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ते हैं, किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, उन पे बात करेंगे। फिर रीजनल एस्पिरेशंस की, हर एक राज्य की अपने एस्पिरेशंस होते हैं। पंजाब एक अलग राज्य की मांग करता है, मणिपुर एक अलग बात करता है, साउथ ईस्ट एक अलग देश की मांग करते हैं, तो खालिस्तानी मूवमेंट राइज होता है। हर जगह अलग अलग स्कीम्स रहते हैं, साउथ इंडिया में अलग मूवमेंट चलता है। सारी चीजों को देखेंगे। और उसके बाद आखिरकार रिसेंट डेवलपमेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, अभी हाल फिलहाल में किस तरह से मंडल कमीशन स्थापित होता है, ओबीसी आरक्षण दिया जाता है, किस तरह से वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, राम मंदिर में कार सेवकों को किस तरह से जलाया जाता है, वो कार सेवकों की जलाने के पीछे की कहानी क्या है, राम मंदिर का जो प्रोटेस्ट है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो देखेंगे। फिर राजीव गांधी ने जो मुस्लिम विमेन्स के अगेंस्ट में एक बिल पेश किया लोकसभा में, उसके बारे में देखेंगे। साहबानो केस जो बहुत बड़ा केस रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर हम लोग एनालिसिस की बात करें, ये तो मैं बस एनालिसिस आपका दोनों पेपर का बता रहा हूं। वैसे मैं एक वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं हर एक चैप्टर वाइज पिछले 3 सालों में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, लास्ट ईयर का क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा, वो भी बताएंगे। तो लास्ट ईयर अगर 2024 की बस हम लोग बात करें तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से 23 क्वेश्चन आए थे और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से आपके 27 क्वेश्चन आए थे, जिसमें इजी 9 और 13 थे, मीडियम 10-7 थे, 10 जो है मीडियम थे, मॉडरेट कह सकते हैं। उसके बाद हार्ड जो है 11, इन टोटल 50 में 11 हार्ड क्वेश्चन थे। इसके ट्रेंड एनालिसिस पे देखेंगे, ये आपको मैप पे भी मैंने शो किया, ग्राफ में भी, जो आपके लिए इजी होगा। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको किस डोमेन से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप के कॉलेजेस में जाने हैं, एयू के टॉप के कॉलेजेस में जाने हैं, तो आपको तैयारी के लिए आपको एक सिस्टम से चलना होगा। आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत होगी, आपको डीपीपी की जरूरत होगी, आपको क्विज की जरूरत होगी, आपको मेंटरशिप की जरूरत होगी। आपको जरूरत होगी कि किस तरह से हमें फैक्ट शीट मिले, कि हम एक फैक्ट शीट से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें लास्ट मोमेंट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको अच्छे नोट्स की जरूरत होगी, और इन सारी चीजों की जरूरत है तो आपको वरदान बैच जरूर परचेस करना चाहिए। वरदान बैच में हम लोग बेसिकली डिटेल थ्योरी, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, फिर एनटीए बेस्ड टेस्ट, काउंसलिंग सपोर्ट, मंथली टेस्ट, सीयूटी, पीवाईक्यू, पीडीएफ्स, इसके साथ साथ फैक्ट शीट्स, सारी चीजें आपको मिलती हैं और एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलता है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स हैं, और प्राइस जो है आप अभी भी डिस्काउंट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। 10% अभी भी आपके पास डिस्काउंट है, 25 अगस्त तक ये डिस्काउंट है, और आप जो है इतने कम और अफोर्डेबल प्राइस पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो देर मत कीजिए, आप जल्दी से जो है हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को जो है और मजबूत कीजिए। थैंक यू सो मच।